हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के आज मैच के कारण हम लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं। आज रिकॉर्डेड क्लास हम दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अभी मैच में बिजी होंगे। तो आराम से मैच ख़त्म करके फिर आप इस क्लास को देखिएगा। सबको गुड इवनिंग। कल हमने शिफ्ट नंबर 1 17 अगस्त 2022 के शिफ्ट नंबर 1 को सोल्व किया था। आज हम शिफ्ट नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ के शिफ्ट नंबर 2 17 अगस्त 2022 के पेपर को। इसमें आपके मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आए थे, तो आज हम 25 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, साथ में उनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न है, ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5 4 7 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? देखो, आप छोटी सी चीजें मैं बताता हूँ यहाँ पे, अब सीखिएगा आराम से सब। देखिए, कभी भी लाभ का अनुपात आपसे पूछे तो हमेशा धन को समय से गुणा करना। धन मतलब निवेश। कभी भी धन का अनुपात पूछे तो हमेशा लाभ में समय का भाग दे देना। और कभी भी समय का यदि अनुपात पूछे तो हमेशा लाभ में धन का क्या दे देना? भाग दे देना। ये तीन चीज के लिए रखो आप। अब इस प्रश्न में क्या दिया है? इसने समय का अनुपात दिया है, समय का रेशो दिया है 6 12 और 14, और यहाँ पे इनके लाभ का रेशो जो इसने दिया है वो इसने दिया है 5 4 और 7। ठीक है, प्रश्न हमसे कह रहा है तो इनके निवेश का अनुपात बताइए, मतलब धन का अनुपात बताइए। धन हमेशा लाभ बटा समय होता है, तो ये 5/6 होगा, ये 4/12 होगा और ये 7/14 होगा। चेक कीजिए, धन बराबर होता है लाभ बटा समय। 5/6, 4/12 और 7/14 हो जाएगा। सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, 5/6 5/6 ही रहेगा। 4 से 12 3 बार कटेगा तो 1/3 हो जाएगा। 7 से 14 2 बार कटेगा, 1/2। कभी भी आपका अनुपात यदि ऐसे भिन्नों में मिले तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, हरों का एलसीएम लेकर गुणा कर दीजिए। 6 3 2 का एलसीएम 6 ही होता है, तो सबको गुणा 6 से कर दीजिए। 6 से 6 कटेगा तो ये आपके सामने, जब 6 से 6 कटेगा तो ये आपके सामने सिंपली 5 आ जाएगा। 3 से 6 2 बार कटेगा और यहाँ 2 से 6 3 बार कटेगा, और क्वेश्चन का आंसर आपका 5:2:3 आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं। हम देखिए, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं वही काम 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं वही काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, इसमें हम जो लगाएंगे एमडीएच के फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होता है। जैसे कह रहा है 5 पुरुष और 2 महिलाएं, तो तरीका सीखिएगा आपको क्या करना है। 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को कर सकती हैं 6 दिन में, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं यही काम कर सकती हैं 9 दिन में। तो बताइए 3 पुरुष और 2 महिलाएं यही काम कितने दिन में करेंगी? ये प्रश्न है। देखिए, 5 पुरुष 2 महिलाएं 6 दिन में कर सकती है। सॉरी, मैंने गलत लिखा है। ये 5 पुरुष और 2 महिलाएं नहीं है, ये 5 पुरुष हैं प्लस 6 महिलाएं हैं। इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं 9 दिन में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? ऐसा प्रश्न कभी भी आता है तो आप सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कीजिए। 6 पंजो 30 पी प्लस 6 6 36 एम बराबर 9 तिया 27 पी प्लस 9 पंजो 45 एम। पी एक तरफ कीजिए, 30 में से 27 गया तो 3 पी बचेगा, और एम एक तरफ कीजिए, 45 में 36 गया तो 9 एम बचेगा। 3 एकम 3 3 तिया 9, तो मेरे पास आएगा देखो 1 पी बराबर 3 एम। 1 पी बराबर 3 एम का मतलब है पी की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1।
ध्यान रखो कई बार तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये वाली चीज ही नहीं पूछता है वो, आपको सिंपल ये पूछेगा कि ये काम इतने दिन में और ये काम इतने दिन में करते हैं तो आदमी और पुरुषों और महिलाओं की कार्य क्षमता बताइए। तो ये जो आता है ना सीधा कार्य क्षमता, ये पी की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 1, मतलब पुरुष की कार्य क्षमता 3, महिला की 1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अब इस वैल्यू को उठा के हमको पुट करना है, इनमें से एक समीकरण ले लो और एक ये लेना ही है। तो पुरुष की जगह आपको 3 पुट करना है, जहां भी पुरुष दिखता है आपको 3 पुट करना है, और महिला की जगह हमेशा 1 पुट करना है आपको। अब हम सोल्व करेंगे तो देखो 3 तिया 9 प्लस 5 एकम 5, तो 3 तिया 9 प्लस 5 एकम 5 मतलब 14, 9 प्लस 5 14 गुणा में 9, और बराबर में 3 तिया 9, 2 एकम 2, 9 और 2 11, और मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 14 गुणा 9 126 में हम 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 1 बचेगा, 16 हो जाए, 11 एकम 11 5 बचेगा, 11 सही 5/11, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वहां पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन के आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये कार्य क्षमता निकलती है, कार्य क्षमता पूछे तो ये आंसर होगा, आगे पूछे तो इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। ऐसा प्रश्न कल भी किया था, मतलब ये 17 अगस्त को फर्स्ट पारी में भी ऐसा प्रश्न आ गया और सेम क्वेश्चन सेकंड पारी में भी आ गया। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की 3 गुना थी। देखो ये पिता और ये पुत्र, आज से 14 साल पहले पिता की आयु पुत्र की 3 गुना थी, मतलब रेशो कितने का हो गया इनका, 3:1 का रेशो हो गया। और आगे इसने बोला है तथा आज पिता की आयु पुत्र की दुगनी है, आज पिता की आयु पुत्र की दुगनी है, मतलब रेशो कितने का है, 2:1 का रेशो है आज के टाइम पे इनका। ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए जब दो व्यक्तियों के किन्हीं भी 2 वर्षों के आयुओं के अनुपात दे दिए जाए, सबसे पहले क्रॉस करेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था क्लास में, इन दोनों का अंतर लिखना है 1, इन दोनों का अंतर 1, और इन दोनों में 14 साल पहले और आज में 14 का फर्क है, ये 14 आएगा, और जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करना है, गुणा 14 गुणा 14, 14 तिया 42 और 14 एकम 14। ये मुझे इन दोनों की आयु पता लगी पिता पुत्र की, लेकिन कब की, 14 साल पहले की। प्रश्न कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताओ। यदि मैं पिता की वर्तमान आयु निकालूं तो 42 में 14 जोड़ूंगा, और पुत्र की आयु निकालूंगा तो 14 में 14 जोड़ूंगा। 14 क्यों जोड़ रहे, क्योंकि ये दोनों की 14 साल पहले की आयु है। 42 प्लस 14 हम करेंगे 56 होता है, 14 प्लस 14 हम करेंगे 28 होता है, योग करेंगे 8 और 6 14, हासिल लगी 1 और 5 6 और 2 8, तो वर्तमान आयु कितनी हो गई इनकी, 84 साल, 84 ईयर्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है। देखो आपको 4 और 8 का मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। 4 का भाग किसी संख्या में कब जाता है और 8 का भाग किसी संख्या में कब जाता है। किसी भी संख्या में 4 का भाग जाने के लिए अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाना जरूरी है। आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे अंतिम के 2 अंक जो ये हैं इनमें 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। और 8 का भाग जाने की कंडीशन है अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग जाना जरूरी है। ये अंतिम के 3 अंक है, इनमें देखो किसी 8 का भाड़ा बोलो, 8 चौको 32, 2 बचेगा, नहीं जा रहा, तो इस संख्या में ना 8 का ना 4 का भाग जाता है। शर्त यह है कि वो आंसर देना है जो 4 और 8 दोनों से विभाजित है, तो ये गलत हो गया। इसमें आप एक बार 4 का पहाड़ा बोल के एक बार चेक कीजिएगा, 4 का भाग 42 में दूंगा, नहीं जाएगा, 4 का भाग इसमें दिए 82 में 2, नहीं जाएगा, 82 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो 4 का ही नहीं जा रहा, 8 का चेक ही क्यों करे। तो अब यहाँ देखो आप, इसमें 4 का भाग जाता भी दिखेगा आपको 24 में, और 8 का भाग भी जाता दिखेगा 824 में, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5वां, 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन वापस से 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, वापस 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी आ गया। इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। किसी के भी मूलों की प्रकृति निकालते हैं, जैसे द्विघात समीकरण में लेता हूं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक द्विघात समीकरण का समीकरण माना जाता है, द्विघात समीकरण इसको माना जाता है, बेसिकली रूट समीकरण है ये। ax² से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को। कभी भी मूलों की प्रकृति निकालते हैं तो सबसे पहले d का मान निकालते हैं, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। a क्या होता है, x² के साथ वाली संख्या,
बी होती है x के साथ वाली संख्या, सी होती है अलग संख्या जो एक्स्ट्रा में होती है इन दोनों से। देखो यदि d का मान ग्रेटर देन 0 आ गया ना, यदि d का मान क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो समझ लीजिए मूल होंगे ना वो वास्तविक, देखो पूरी डिटेल बता देता हूं, कल को कैसा भी प्रश्न आ सकता है, वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि d बराबर 0 आ गया ना तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, और d लेस देन 0 आ गया मतलब नेगेटिव में आ गया ना तो मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं होंगे। पहली पारी में जो क्वेश्चन आया था इस लाइन पे से आया था, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी लाइन पे फिट बैठता है। यहाँ पे समीकरण दे रखी है 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ मुझे बताओ ये ए का काम करेगा, ये बी का और ये सी का काम करेगा। डी का मान निकालूंगा बी स्क्वायर मतलब 6² माइनस 4, ए की जगह 3 और सी की जगह ध्यान रखना -5 आएगा ये, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 पंजो 60, 60 और 36 96। डी का मान 96 आने का मतलब है डी ग्रेटर देन 0 हो गया, और डी ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया कि यहाँ पे मूल रियल और असमान होंगे, मतलब सेम मूल नहीं होंगे, समान मूल नहीं होंगे, अलग अलग मूल होंगे, दोनों आंसर अलग अलग आएंगे एक्स के समीकरण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है कोई राशि 2 वर्ष में 1250 हो गई और वही राशि 5 वर्ष में कितनी हो गई, 2000 हो गई। तो मुझे बताओ 2 वर्ष का मिश्र धन है ये 1250, इसमें मूलधन है 2 साल का ब्याज छुपा हुआ है, ये 5 साल का मिश्र धन है मतलब इसमें मूलधन और 5 साल का ब्याज छुपा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि पहले तो किसका दर कितनी चल रही है, तो आप पहले ये देखा करो, ऐसे प्रश्न कभी भी आए ना किन्हीं भी 2 वर्षों का मिश्रण दे दे तो आप देखा करो 2 साल में 1250, 5 साल में 2000 हुई है, ये 750 जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं 3 साल का ब्याज ही तो बढ़ रहा है। तो इस प्रश्न में मैं कह सकता हूँ 3 साल का ब्याज कितना लिया जा रहा है, 750। तो मुझे बताओ 1 साल का कितना ब्याज ले रहा है वो 250, 2 साल में 1250 देने वाला था, 2 साल का 500 तो फिर ब्याज ही हो गया 250 के हिसाब से। अब 500 ब्याज और देने वाला है 1250, तो इसमें कहीं ना कहीं जो मूलधन है वो 1250 में से 500 यदि मैं ब्याज के हटा दूं तो मूलधन इस प्रश्न का कितना है, 750 है। प्रश्न कह रहा है दर ज्ञात करो। दर कैसे निकलती है, एक साल में आप जितना परसेंट ब्याज दे रहे हो ना उसको दर बोलते हैं। तो आप 750 रुपए पे एक साल का 250 रुपए दे रहे हो, तो दर देखो कितनी दे रहे हो, आपका दर कितना है, तो 250 रुपए हम दे रहे हैं 750 पे एक साल का। दर की परिभाषा ही क्या होती है, ब्याज का एक वर्ष का प्रतिशत। आप एक साल में कितना प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं वही दर है। मैं 750 रुपए के ऊपर एक साल का 250 रुपए दे रहा हूं तो कितना परसेंट ब्याज हो गया, ये 0 से 0 जाएगा, 25 से 75, 3 बार 3 से 100 कटेगा, 33 सही 3 1/3, या फिर ऑप्शन के हिसाब से हम इसको 33.33 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को आराम से। नेक्स्ट देखिए, जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात बताइए। देखो एक चीज समझो, किन्हीं भी समांतर रेखाओं को यदि दो तिर्यक रेखाएं इस तरीके से काटती हैं तो एक अंतःखंड ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो यदि पहली का अनुपात 3:4 होगा ना तो दूसरी तिर्यक रेखा का भी अनुपात कितना होगा, 3:4। दो तिर्यक रेखा यदि किसी समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके अंतःखंडों का अनुपात भी समान होता है, तो ये 3:4 है तो ये भी कितना होगा, 3:4 ही होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3:4 हो जाएगा। देखिए आगे इसको, चलिए नेक्स्ट है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, पेज हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पेज कम है, तो दूसरे भाग में कितने पेज है, देखो दो हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा इसने ऐसे बोला है कि दूसरे भाग में 52 पेज कम है पहले की तुलना में, तो दूसरे को x मान लेता हूं, तो पहले में 52 ज्यादा करते थे ना,
तो पहले में x प्लस कितने हो गए पेज, 52 हो गए। अच्छा दोनों यदि मैं जोड़ देता हूँ तो फिर ये होने चाहिए कितने, 892 पेज होने चाहिए, यही शर्त है इसकी। जोड़ूंगा तो x और x कितना होता है, 2x प्लस 52 बराबर 892 यहाँ पे होता है। 52 को यहाँ रहने देता हूँ, माइनस करूंगा उधर जाके, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 840 और 2 से काटेंगे तो 420, तो x का मान 420। तो दूसरे भाग में 420 और पहले भाग में 420 से 52 ज्यादा कर देंगे। इसने पूछा दूसरे भाग में कितने पेज है, आंसर कितना आ गया, 420 अपना आंसर हो गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 और कोस स्क्वायर 33 प्लस, अच्छा इसने लिखा नहीं है यहाँ पे, कोस स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 57 ही था ये भी, कोस स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 57 है ना। देखो इसने बोला है इनका अनुपात बताइए, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 और कोस स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 57 का अनुपात बताइए। देखो मैं आपको छोटा सा एक नियम बता देता हूँ, कभी भी दो साइन स्क्वायर आपके सामने जुड़ने आ जाए लेकिन इन दोनों का योग 90 डिग्री हो जाए, 68 और 22 देखो 90 हो रहा है ना, तो हमेशा दोनों साइन स्क्वायर का योग भी एक होगा। सेम कोस स्क्वायर में होता है, यदि इन दोनों का योग 90 डिग्री हो जाए तो दोनों कोस स्क्वायर का योग भी एक ही होता है। 33 और 57 देखो 90 ही होता है, तो ये भी एक होता है और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, एक। कभी भी यदि दोनों साइन स्क्वायर के कोणों का योग 90 हो या दोनों कोस स्क्वायर के कोणों का योग यदि कितना हो, 90 हो, ठीक है ना, तो उस केस में हमेशा इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, एक एक के अनुपात हो जाता है ना, दोनों का आंसर ही एक होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित ग्राफ और तालिका तीन परीक्षाओं परीक्षा 1, परीक्षा 2, परीक्षा 3 में तीन व्यक्तियों ए बी सी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाते हैं। ग्राफ और तालिका का अध्ययन करो, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। देखो मैं समझाता हूँ, तीन लोग हैं, नाम है इनका ए बी और सी, ये कोई पेपर देने गए हैं, तीन पेपर दिए, इसको छोड़िए इसको देखिए, तालिका में सब कुछ है। टेस्ट नंबर 1, 2, 3, टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2, टेस्ट को हिंदी में परीक्षा बोला इसने, परीक्षा 1 और परीक्षा 2 80-80 नंबर के, मतलब ये पेपर 80 का था और ये पेपर 80 का था। और टेस्ट नंबर 3 है, उसने बोला है कितने नंबर का है, 100 का है। ए ने पहले टेस्ट में 80 में से 45 लाया, बी उसमें 35 लाया, सी 40 लाया, ऐसे ये टेस्ट दो की पर ये ए बी सी स्टूडेंट है, तो ए की परफॉर्मेंस तीनों टेस्टों की ये है, बी की ये है और सी की ये है। प्रश्न कह रहा है तो मुझे बताओ ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। पहले बताओ ए ने तीनों टेस्टों में कितने प्राप्त किए टोटल, ए ने, तो ए ने किए 45 प्लस 50 प्लस 75, 45 प्लस 50 प्लस 75, तो देखो 40 मान लेते हैं इसको, 40 50 90 60 90 और 70, 160 और 10 170 ए के नंबर है। और सी के यदि मैं नंबर देखूं तीनों टेस्टों में 40 45 65 आ रहा है, 40 प्लस 45 प्लस 65 आ रहा है, तो 40 40 80 60 140 और 150 नंबर, ठीक है। अच्छा टोटल पेपर कितने का हो रहा है, 80 80 और 100, 80 80 160 और 100 260 नंबर के पेपर है, मतलब ए के ये नंबर भी 260 में से है, बी के नंबर भी 260 में से, 80 80 में से 45 80 में से 50 100 में से 75, तो 260 में से नंबर है। प्रश्न कह रहा है बताओ ए ने सी से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए। कल भी मैंने बताया था, आज भी वापस बता देता हूँ, कभी भी अधिक का परसेंट निकालो तो एक फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है, कितना अधिक बटा किससे अधिक, कितना अधिक बटा किससे अधिक गुणा 100। तो देखो ए ने सी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, 20 अंक, ठीक है ना। ए ने सी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 20 अंक अधिक प्राप्त किए, लेकिन कितने में से प्राप्त किए हैं ये बताओ, कितने में से, 80 80 160 और 100 260 में से प्राप्त किए, तो 260 में से कितने अंक यहाँ पर इसने प्राप्त किए हैं, कितने, 20 अंक अधिक, तो कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, यानी सी से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ देखो गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना आंसर कितना आता है, देखिए 0 से क्या कटेगा, 0 2 से कटेगा 13 बार, 100 में हम 13 का भाग देंगे तो 13 7 91, बच्चा कितना, 9 से 90 हो गया, 13 6 78, तो लगभग 7.6 के आसपास का आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल।
वापिस समझ लीजिएगा, ए टोटल 170 नंबर लाया है और सी टोटल लाया है कितने 150 नंबर। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, ए की परसेंटेज निकाल लेते पहले और फिर सी की परसेंटेज निकाल लेते 260 में से, फिर बता देते भैया ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट देख लिया भैया इसके इससे 20 नंबर अधिक है तो 20 का ही परसेंटेज बना लिया, वो देख लेते कितना परसेंटेज आता है। तो 20 नंबर ज्यादा लाया कितने में से 260 में से, ठीक है ना, गुणा 100। तो इसका आंसर कितना परसेंट आ गया आपका 7.6%, जो ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा था। तो आंसर अपना 7.69% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है और बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। 3 लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन चल रहा है, ए बी सी। ए की आयु बी से दुगनी है, बी की आयु सी की 1/3 है। इस लाइन को मेन समझो, बी की आयु सी की 1/3 है, मतलब बी और सी का अनुपात तो हो जाएगा 1:3। और ए की आयु बी से दुगनी है, ए की आयु बी से दुगनी है तो इनका रेशो 2:1 का हो जाएगा। तो ये 2:1:3 का रेशो हो गया। इनकी ए बी सी की आयु का योगफल 42 है। अच्छा, आपको इनका योगफल कितना नजर आ रहा है, 2 और 1 3 और 3 6, 6 6 नहीं 42 है। तो प्रश्न कह रहा है ए और बी की आयु का योगफल बताइए। ए और बी की आयु का योगफल 3 से आएगा। तो आप मुझे बताओ 6 यदि 42 का है तो 3 आधा हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 21। बहुत इजी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। सब स्टूडेंट मैथ से डरते हैं कि यार मैथ का क्या करेंगे, मैथ का क्या करेंगे। कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करके जाइए, एग्जाम में कोई भी एग्जाम आपसे आराम से क्लियर हो जाएगा। बेसिक यदि आपके क्लियर नहीं है, आपको अनुपात की नॉलेज नहीं है, आपको परसेंटेज की नॉलेज नहीं है, तो फिर दिक्कत आती है। बाकी कोई भी टफ क्वेश्चन इतने नहीं आते आपके पेपर्स में। देखिए एक और ग्राफ का क्वेश्चन है। सभी निम्नांकित चार्ट पी क्यू आर एस और टी नामक 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी दें। सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में से क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की हिस्सेदारी कितनी है। मतलब पी क्यू आर एस टी 5 एल आई सी के एजेंट है, इन्होंने इतनी 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 पॉलिसी बेची है। प्रश्न कह रहा है इसमें से क्यू की कितने परसेंट हिस्सेदारी है। पहले तो ये देखो, क्यू ने बेची है 165, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टोटल कितनी बिकी है ये देखो। इन सबको मैं जोड़ लेता हूं यहीं पे। तो 1 और 6 7, 7 और 5 12 और 8 20, हासिल 2 की लगेगी, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 6 14 और 2 16, हासिल 1 लगेगी, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। मतलब टोटल बिकी है 660 पॉलिसी, जिसमें क्यू ने बेची है 165। तो प्रश्न कह रहा है क्यू ने कितनी परसेंटेज बेची है। तो इसका परसेंटेज में निकालू तो क्यू ने 165 बेची है कितने में से 660 में से। परसेंट के लिए गुणा 100 कर दिया मैंने, जीरो से जीरो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आगे यदि हम इसको काटेंगे तो 33 से देखो ये 2 बार कटेगा, या फिर 2 से काट लो इसको 33 बार और 2 से काट लीजिए इसको 5 बार, और 33 पंजो 365 165 होता है, और 5 गुणा 5 कितना होता है 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना 25% बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसने यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, इसने 25% पॉलिसी अकेले क्यों ने बेची है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। देखो पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही आपके एग्जाम में बन जाता है। ऐसी लाइन कभी भी आए ना कि 1920 में बेचने से होने वाला लाभ बराबर है 1500 में बेचने से होने वाली हानि के। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके ग्रुप डी में आया हुआ है कि इतने में बेचने से जितने का लाभ होता है, इतने में बेचने से उतने की हानि होती है। फिर आपसे पूछता है क्रय मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन ही बहुत बार आया हुआ, आगे की तो छोड़ो। आप कभी भी क्रय मूल्य निकालो तो हमेशा इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। आप 1920 में 1500 जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। देखो 1900 1500 हम जोड़ेंगे, 19 15 3420 हो गया, इसमें 2 का भाग हम देंगे तो 1710। तो पहली बात तो इस वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 1710 है। अब ये कह रहा है यदि मैं इसे 10% लाभ पर बेचूं तो कितने में बेचना चाहिए। तो 1710 का माल है, 10% लाभ का मतलब होता है 110 पर बेचना। लाभ का परसेंट 100 में जुड़ता है, हानि का घटता है। कल को मैं कहूँ आपसे मुझे 10% की हानि पे कोई वस्तु बिक रही है तो 90% पे बिक रही है, तो उसकी 90% निकाल दीजिए। 10% के लाभ पे बिक्री है तो 110 पर बिक्री है। तो 1710 का 110% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी,
11 एकम 11 बचा 1, 11 7 77 और 1 78, बचा कितना 7, 11 एकम 11 और 7 18, तो 1881 रुपए आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट 424 बार को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। देखो इसको व्यक्त करना आपको सिखाता हूँ। कभी भी आपके पॉइंट के बाद यदि सभी संख्याओं पर बार नहीं, देखो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो यदि पॉइंट के बाद सभी पर बार आ जाए ना, तो इसका तरीका होता है बार हटा दो, जितने संख्याओं पर बार है उतने ही नो लगा दो। ये तो कब है, जब पॉइंट के बाद सभी संख्याओं पर बार आ जाए। यदि पॉइंट के बाद सभी संख्याओं पर बार नहीं आए तो इसका तरीका देखो, पहले तो पूरी संख्या लिख दो, फिर माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, बटा में कितनों पे बार लग रहे हैं, दो पर, तो दो नो लगाओ, कितनों पे बार नहीं है, एक अंक पर, तो एक जीरो लगाओ। ये तरीका। आगे सोल्व करेंगे तो 420 बटा 990 बनेगा, जीरो से जीरो जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 चक्कू 12, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और क्वेश्चन का आंसर अपना आएगा 14 बटा 33। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूरी संख्या लिखते हैं, माइनस बिना बार वाली संख्या, बटा में जितने अंकों पर बार है उतने नो लगाओ, जितनों पर नहीं है उतने क्या लगाओ, जीरो लगाइए, है ना। नेक्स्ट देखिए, पिछले वर्ष रजत का मासिक वेतन, रंजन का मासिक वेतन 34,500 था, इस वर्ष 38,640 हो गया, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आ गया। पहले ये कह रहा है, पहले 34,500 कमाता था, अब 38,640 कमा रहा है, वृद्धि का परसेंट बताओ। अभी अभी मैंने बताया था अधिक का परसेंट सेम ही तो वृद्धि का परसेंट होता है। क्या होता है, कितनी वृद्धि बटा किसमें वृद्धि, कितनी वृद्धि बटा किसमें वृद्धि गुणा 100। बहुत काम आ रहा है, बहुत बार बार आ रहा है। सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया, ये आफ्टरनून की शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया, दोपहर वाली में, हो सकता है शाम वाली शिफ्ट में भी मिल जाए। पहले 34,500 कमाता था, इतना कमा रहा है, कितने, तो बताओ वृद्धि का परसेंट कैसे निकालते हैं, कितनी वृद्धि। तो देखो पहले कितने की वृद्धि हुई है, जीरो में से जीरो गया, जीरो आएगा, चार का चार आएगा, 6 में से 5 गया, 1 आएगा, 8 में से 4 गया, 4 आएगा, 4140 की वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि, 4140 की। किस में हुई है ये वृद्धि, 34,500 में, तो बटा में आएगा 34,500 गुणा 100, ये आपका आंसर बनेगा। दो जीरो से यदि मैं काटूंगा तो दो जीरो कट जाएंगी, 5 से हम काट सकते हैं इसको आराम से, 5 छक्का 30, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 8 40, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 8 40। ठीक है, अब हम इसको हम चाहें तो हम किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, बचा कितना, 2 से 22, 3 7 21, 1 3 6 18, 23 से काट लो, 23 एकम 23, 4 बचेगा, 23 दूना 46, आंसर आ गया 12% का इंक्रीमेंट इसको फाइल होगा यहाँ पे, 12% इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया था, तो दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए संख्याओं का सही माध्य कैसे निकालते हैं, पहले ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है संख्या कितनी है, 36 है, और जिनका एवरेज जो आया है वो क्या आया था, 42, लेकिन ये गलत एवरेज है, हमको गलती पता लग गई थी, क्या हुई है, गलती हमसे ये हुई है कि हमने 47 को क्या पढ़ लिया था, 47 को 41 पढ़ा था, तो सही औसत बताओ। कभी भी सही औसत निकालना हो ना, तो आप ये देखो गलती कितने की हुई है और उसका एवरेज कितना है, बस उस हिसाब से निकाल लीजिए। आप देखो 47 को 41 लिखने का मतलब है गलती हुई है 47 माइनस 41 6 की, तो इस गलती की वजह से एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो इस गलती का एवरेज निकालो 6 में। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों की संख्या का भाग दे देते हैं 36 का, तो एवरेज में गलती हुई है 1/6 की, मतलब यदि मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 एकम 6, बचेगा कितना 10 हो जाएगा, 4 6 6 36, लगभग 0.16 की एवरेज में गलती है। अब बात यह आती है कि 0.16 की गलती है, मतलब सही एवरेज 42 है, तो 0.16 ज्यादा होगा, 42 से 0.16 कम होगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, 0.16 के आगे माइनस है क्या, नहीं है, तो प्लस में है, तो इसका मतलब सही एवरेज 42 में प्लस होके आएगा। अभी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ, तो लगभग 42.16 सही एवरेज होगा। आसपास का आंसर देखिए 42.17 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे फिर सर माइनस कैसे आएगा,
कल को ये 47 को 41 लिखने की बजाय गलती से 41 को 47 लिखता, तो मैं 41 माइनस 47 माइनस 6 का एवरेज होता, माइनस 6 के एवरेज में गलती होती है ना, और उसका मैं एवरेज निकालता माइनस 6 की गलती का, तो माइनस 6/36 से माइनस का 0.16 होता, और सही एवरेज फिर 42 में से 0.16 में डाउन कर देता, 41.84 41.83 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, आता काफी है पेपर में। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। कभी भी पानी की मात्रा पूछे तो हमेशा उसका आयतन काम में लेते हैं। कभी भी कितना पानी भरा जा सकता है तो हमेशा आयतन काम में लेते हैं। बेलनाकार टंकी है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 लगेगा, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 और एच का मतलब 20 हो जाएगा। 7 से 7 गया तो 22 गुणा 20 गुणा 7, तो 22 अपनी जगह है, गुणा में 20 7 140 हो जाएगा, जीरो आएगा, 14 दूना 28, हासिल लगी 2, 14 दूना 28 और 2 30, आंसर आएगा 3080 मीटर क्यूब, इसका आंसर आएगा। देखिए एक बार यही है क्या? हाँ देखिए, एक तो आपके दिमाग में आता हो सर बीच बीच में कहाँ पे जाते हैं। एक्चुअली में क्या है, जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है तो मैं रात के टाइम रिकॉर्डिंग करता हूँ, दिन में तो क्लासों में रहता हूँ मैं, है ना, तो मैं अकेला ही लगा रहता हूँ फिर स्टूडियो में आके। अब रात को 8 9 बजे 10 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो अकेला ही करता हूँ मैं। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है आवाज़ तो आ रही है कि नहीं आ रही, कहीं पे पता लगे मैं बोलता ही जा रहा हूँ बोलता ही जा रहा हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, या फिर कभी कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो गया, स्क्रीन तो क्लियर आ रही है ना, तो वो चीज़ें कभी कभी देखने मुझे जाना पड़ता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। 3 की घात 2, फिर यहाँ पे 3 लगाया इसने, प्लस 2 की घात 3 और यहाँ पे 2 लगाया। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा आपको ऐसी घात ऐसे लगी मिल जाए, देखो दोनों बिल्कुल बराबर यदि पैरेलल घात यदि आ जाए ना आपके सामने, तो इसका मतलब होता है इन दोनों को गुणा करना है। तो 3 की घात 6 प्लस 2 की घात 6, 3 की घात 6 आप करोगे, देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, 2 की घात 6 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, बस 9 4 13, हासिल की 1 हो तो 3 और 6 9, और 7 की जगह 7, आंसर 753। अब आपके दिमाग में सर इसका क्या मतलब हुआ, देखो कल के क्वेश्चन यदि ऐसे फंसा देता ना, 3 की घात 2 की घात 3, तो ये बराबर नहीं है ना, तो पहले इसको हल करने पड़ता। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो इसको 3 की घात 8 लिखता। तो ये देखा करो दोनों यदि एक बराबर है तो गुणा होंगे, नहीं तो घात छड़ गई तो पहले घात ऊपर वाली सोल्व होगी, 2 की घात 3 का मतलब 8, ये सोल्व हो गया है ना। कल को ये ऐसे ना हो के ऐसे हो जाता है 2 की घात 3 और ये 2, तो फिर मैं 2 की घात 3 की घात 2 कितना होता है 9, ये सोल्व करता ना कि। फर्क समझ आ गया आपको? ध्यान से पढ़ना इसको, बड़ी बारीक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। यदि रीना अपने घर से निकलती है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वो अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे करती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी? अच्छा प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है समय दूरी का। जब रीना 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है ना, घंटे तो इसमें लिखा ही नहीं मैंने, जब रीना 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो किसी जन्मदिन पर 20 मिनट की लेट पहुंचती है। और जब यही रीना अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर पर घंटे से चलती है ना, तो वहीं पे 30 मिनट क्या पहुंच जाती है, वो पहले पहुंच जाती। तो दूरी बताओ। ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो दूरी का फॉर्मूला काम में लेना आप लोग, और जो होता है चालों का गुणन बटा चालों का अंतर, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, गुणा समय का अंतर। अभी तो शायद हम एक दूसरी पारी का ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जब ग्रुप डी स्टार्ट हुआ था 2022 में, लेकिन ये मैं पक्का कह सकता हूँ इस टाइप के कम से कम 99 यदि पारियां 99 आपके पेपर हुए तो कम से कम नहीं तो 30 पारियों में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये। चालों का गुणन करेंगे 3 गुणा 4, चालों का अंतर करेंगे 1। अब देखो समय के अंतर में हम लोग गलती कर जाते हैं, कैसे? हम सोचते हैं 20 30 में 10 का फर्क, लेकिन समझो इसमें 20 मिनट लेट हो गया, मतलब 20 मिनट देरी से पहुंचा, इसमें 30 मिनट पहले। एक तो आप कोई जगह पे मान के चलो 9 बजे पहुंचना है,
तो एक तो आप पहुंचे 20 मिनट लेट 9:20 पर, एक दिन आप पहुंच गए 30 मिनट पहले 8:30 पर, तो 8:30 और 9:20 में तो कितने का फर्क हो गया, 30 और 20 50 का। तो यदि एक लेट और एक पहले का केस होना तो जुड़ जाता है अंतर, तो 50 मिनट आएगा। दूसरी बात, ये किलोमीटर पर घंटे में, तो मिनट कैसे झेल सकता है यहाँ पे, तो उसको भी घंटे बदलना पड़ेगा, 60 का भाग दे देते हैं, बस इतना सा काम करना है। 0 से 0 गया, 3 से 6 जाता है 2 बार, 2 से 4 जाता है 2 बार, 2 पंजो 10। क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 10 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक गोले का आयतन 36 पाई है, तो व्यास बताओ। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये बराबर है 36 पाई के, पाई से पाई जाता है, 4 से 36 जाता है 9 बार, 3 इधर गुणा होगा तो r क्यूब बराबर होगा 27 के। r क्यूब 27 का, तो r हो जाएगा 27 का घन, कभी भी क्यूब हटता है तो घनमूल होता है, तो r की वैल्यू 3, और r की वैल्यू यदि 3 होगी तो व्यास हमेशा होता है त्रिज्या का दुगना, 2r, तो 2 गुणा 3, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। 3x² माइनस 13x प्लस, देखो एक ही पारी के अंदर द्विघात समीकरण का दूसरा क्वेश्चन हो रहा है। 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। मैंने कहा ना, द्विघात समीकरण की जो मानवीय समीकरण है वो ये है, बराबर 0। कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणा आपसे पूछे, मूलों का गुणा आपसे पूछे, तो हमेशा फॉर्मूला काम में आता है c/a, जहाँ पे a क्या होता है, x² के साथ वाली संख्या, b होती है x के साथ वाली संख्या, c होती है अलग संख्या। यह समीकरण है 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे a का काम कौन करेगा, 3, b का काम -13 करेगा, c का काम 6, और मूलों का गुणा हम करेंगे तो आएगा c/a। c का मान 6 है, a का मान 3 है, 6 में 3 का भाग देंगे, 2 आंसर आएगा, आंसर सी सही हो गया। अच्छा, ये तो मूलों का गुणा है। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी आपसे मूलों का योग पूछे ना, तो फॉर्मूला काम में आता है -b/a, ये भी ध्यान रखना। जैसे इसी क्वेश्चन में मूलों का योग निकालूंगा तो माइनस b का मान यहाँ पे है -13, ये हो गया, और बटा a का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 13/3। तो आपसे कोई पूछे मूलों का योगफल कितना होगा, तो 13/3, मूलों का गुणनफल कितना होगा 2, गुणनफल पूछा है, आंसर क्या सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन है 22वां। निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। इनमें से कौन सा ऐसा प्लान है, जैसे आप किसी दुकान पर गए, ग्राहक कहता है, वो दुकानदार कहता है, देखो आप, मैं आपको 3 ऑफर दे रहा हूँ, 5 सामान ले जाओ 3 फ्री में ले जाओ, 5 ले जाओ, 5 खरीदो 3 फ्री में ले जाओ, 5 खरीदो 6 ले जाओ, और 10% या 5% की 2 छूट ले लो। ऐसे क्वेश्चनों में आप ना केवल देख के जवाब मत दे देना कि यार ये मुझे सही लग रहा है, देखो ऐसे समझा करो, इसको परसेंटेज निकालना पड़ता है। पहला है 5 खरीदो 8 मुफ्त पाओ। 5 खरीदो 8 मुफ्त पाओ का मतलब क्या होता है कि पैसे दो 5 के, लेकिन 3 फ्री और ले जाओ। 3 फ्री और ले जाने का मतलब है 8 सामान ले जाओ। तो समझो आप, देखो 8 तो यूं समझो एक सामान 1 रुपए का है, तो 8 सामान लेके जा रहे हो, लेकिन पैसे 5 के देके जा रहे हो, तो एक तरीके से 8 का सामान 5 में तो लेके जा रहे हो। तो पहले केस में तो आपको 8 का सामान कितने में दे रहा है, वो 5 में, तभी तो 5 के साथ 3 फ्री दे रहा है, मतलब सामान तो 8 है लेकिन दे 5 में रहा है। तो 8 का सामान 5 में देने का मतलब है वो डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है, वो 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 8 पे, गुणा 100। तो देखते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट बनता है ये। 4 दूनी 8, 4 से गए 25 बार, 25 से 75 में 2 का भाग देंगे 37.5। तो पहला केस में तो डिस्काउंट 37.5 बन रहा है। दूसरे केस में कह रहा है तुम 5 खरीदो 6 पाओ, मतलब 5 खरीदो लेके 6 जाओ, मतलब तुम सामान 6 का ले जाओ लेकिन पैसे 5 के देके जाओ हमको। तो एक तरीके से 6 का सामान 5 में दे रहा है, तो इसमें तो नुकसान ही है, क्योंकि यहाँ 8 का सामान दे रहा था 5 में, 6 का सामान 5 में देने का मतलब है वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, वो केवल 6 रुपए के ऊपर। 6 रुपए का सामान दे रहा है लेकिन पैसे 5 ले रहा है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 6 रुपए के ऊपर। समझो, सामान 6 का दे रहा है 5 में, तो 1 का ही तो डिस्काउंट दिया 6 के ऊपर, गुणा 100 करोगे तो आप इसको सोल्व करें तो लगभग 16.16% आ जाएगा। ये दूसरा है। और तीसरा आपसे कह रहा है
कि 10% 5% की दो क्रमिक छूट दे दे। अच्छा, कभी भी दो क्रमिक छूट आपको दे दी जाए तो इनका कंबाइंड निकालना है कि टोटल कितना परसेंट मिला। तो दो छूटों का कंबाइंड निकालने का तरीका होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो 10 प्लस 5 माइनस 10 गुणा 5 बटा 100। जीरो से जीरो जाता है, 10 और 5 15 माइनस 0.5, तो 14.5% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब बात आती है कि सबसे बढ़िया प्लान तो कौन सा है। तो सबसे बढ़िया प्लान तो पहला वाला है जहां आपको डिस्काउंट 37.5 का मिल रहा है। तो योजना नंबर 1 सबसे बेस्ट है। लेकिन अब कल को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तीनों इसलिए सीखना जरूरी, कल को वो कह दे कि हमको तो अवरोही क्रम में बताओ कौन सा बेस्ट है। आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, किसी आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे कम से बड़ा, सबसे कम से सबसे बड़े की ओर। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। तो आपसे पूछ सकता है कि इसको है ना ग्राहक के फायदे के अनुसार जमाओ, किसमें सबसे ज्यादा फायदा है, उससे कम किसमें, उससे कम किसमें है। तो ध्यान रखो, सबसे ज्यादा फायदा यदि मैं ग्राहक के फायदे के हिसाब से भी इसको जमाऊं अवरोही क्रम में, मतलब बड़ा छोटा 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 बड़े से छोटे की ओर जमाऊं, तो सबसे ज्यादा फायदा पहले में है, उससे कम फायदा दूसरे में है, और सबसे कम फायदा तीसरे में। तो आपसे कैसे पूछ सकता है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है पहला, ग्राहक के लिए सबसे बुरा कौन सा है तीसरा। ये दूसरा बीच का रह गया ना, तो ये ज्यादा फायदे में जा रहा है ना नुकसान में जा रहा है। तो आरोही अवरोही का मतलब समझे आप। आरोही का मतलब होता है सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। अवरोही का मतलब होता है सबसे ज्यादा, उससे कम, फिर सबसे कम। आगे क्वेश्चन और आ जाएंगे। 48 72 एक अन्य संख्या का लघुत्तम 576 है, तो नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। मतलब कह रहा है 48 और 72 है, इसके साथ में तीसरी संख्या कौन सी लू की एलसीएम 576 आ जाए। आप ऑप्शन से कर सकते हैं इसको, सही तरीका तो ऑप्शन ही बैठेगा इसका। जैसे 96 लेते हैं अपन और इसका एलसीएम लेते हैं, तो 24 का भाग जाएगा तीनों में, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौको 96। अब बस हो गया इसमें। अच्छा, दो का जा सकता है एलसीएम में, किन्हीं भी दो में भी भाग चल जाए तो भी दो, एक बार, तीन बार, दो बार। तो 24 दूना 48, 48 गुना 3 कितना होता है, लगभग लगभग मान के चलो आप 144 दूना 288 हो जाएगा इसका एलसीएम, नहीं बैठेगा। बी ऑप्शन 288 यदि मैं यहाँ पे लूंगा ना, तो यहाँ पे एलसीएम 288 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। तो 72 का भाग इसमें 4 बार जाता है, 48 का ही जाता है, तो इसका एलसीएम 288 रह जाएगा। सी ऑप्शन में 192 लेता हूँ, तो मैं आपको 192 चेक कर लेते हैं। 24 का भाग यदि मैं देता हूं तो 24 दूना 48, 24 दिया 72 होता है। और यहाँ पे यदि मैं 24 का भाग 192 में देता हूं, तो यहाँ पे 8 बार जाता है, 24 8 192 होता है। ठीक है भाई। अब मैं 2 का भाग देता हूं तो एक बार जाएगा, 3 में जाएगा नहीं, और उसमें 4 बार जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 24 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। 24 दूना 48 और 3 चौको 12, 48 गुणा 12, 12 8 96, हासिल लगी 9, 12 4 48 और 9 कितना होता है 57 576। इसका एलसीएम हो जाएगा, जो ही चाहिए हमको। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा बहुत हल्का सा टाइम एग्जाम में लगता है, या तो आपका थोड़ा को प्रैक्टिस अच्छी खासी हो, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। ये कह रहा है इस गुणा का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। देखो ये अच्छा प्रश्न है। कभी भी आपसे ऐसे पूछे ना इस गुणा का मान इनमें से किसके बराबर होगा, तो आप एक बार ऐसे समझिए, इनमें यदि पॉइंट नहीं होता, इनमें यदि पॉइंट नहीं होता, पहले एक बार बात को समझिएगा, यदि इसमें पॉइंट नहीं होता तो ये क्या 30 सब संख्याएं सेम है क्या सब में। देखो 61 248 सब में है, 6555 सब में है, 0043 सब में है, मतलब 0043 का मतलब 43 ही है, वो सब में है, ये 43 ही है। तो इसकी वजह से तो दिक्कत नहीं हो रही संख्या की वजह से, तो फिर इनका गुणा तो सेम ही होना चाहिए, संख्या की दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत है पॉइंटों की। अब इसका जो आंसर पॉइंट लग के आएगा, क्या वही इसका आएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ी तरीका होता है पता लगाने का। आप इसमें देखो टोटल पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है पॉइंट के बाद। तो आंसर भी ऐसा आएगा जिसमें पॉइंट के बाद 6 संख्याएं होंगी। तो इनमें से वो गुणा देख लो जिसमें पॉइंट के बाद 6 ही अंक है, बस वो सही आंसर। देखो आप देखो इसमें, देखो 4 और 2 6 और 3 9, नहीं पॉइंट के बाद 6 अंक होने चाहिए, जब उसमें 6 है तो इसमें भी 6 ही होने चाहिए, तो ही आपका आंसर सेम आएगा, पॉइंट के बाद के अंक समान होने चाहिए। यहाँ देखो 4 और 2 6 और 2 8 गलत है, यहाँ देखो 3 और 3 6 बिल्कुल सही है, यह आंसर सही है। और इसमें भी देख लो 2 और 1 3 और 2 5 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक। व्यंजक 3a माइनस 4b माइनस 2c के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप बताओ। देखिए फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सीधा सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। इस बार इसने समीकरण जो दिया है वो दिया है 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर। तो ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा माइनस 4b माइनस 2c, इसका काम करेगा अपना z का। तो देखो मैं डिटेल में लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 4b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब माइनस 2c का स्क्वायर प्लस 2, एक बार इन दोनों गुणा करूंगा, 3a को माइनस 4b से गुणा करूंगा तो मैं सीधा कर देता हूँ, 3a को माइनस 4b से गुणा करूंगा तो 3 चक्कू 12ab लेकिन माइनस का आएगा तो माइनस का 12ab प्लस 2, एक बार इसको इससे गुणा करूंगा तो देखो 2 4 दूनी 8 20c लेकिन माइनस माइनस जब गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे तो 8bc हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2, एक बार इसको इससे गुणा करूंगा, देखो 3 दूनी 6 ac लेकिन किसका माइनस का, तो 6ac माइनस का। देखो मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये x है ये y है ये z है, प्लस 2ab 2 प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको यदि खोलता हूं तो 3a का स्क्वायर ओपन करूंगा तो 9a स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है हमेशा, 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर, फिर मैच कर लेंगे अपन, प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 दूना 24, 12 दूना 24 ab, फिर ये प्लस का ही रहेगा, प्लस 8 दूनी 16 bc और ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 ac या c, ये आंसर हो जाएगा। देखो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 9a स्क्वायर यहाँ से देखो 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर 4c स्क्वायर सब में सेम है, इसी तरह मैच करो फटाफट इनको इस तरीके से। आगे है माइनस का 24ab, तो माइनस का 24ab इसमें है तो इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन गलत कर देते हैं यहाँ पर। प्लस का 16bc, प्लस का 16bc इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये दोनों में से सही होगा। और लास्ट है माइनस का 12ac, माइनस का 12ac इसमें है इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ए सही हो गया, ठीक है। चलिए तो ये आपके 17 अगस्त 2022 दोपहर की शिफ्ट का पेपर खत्म होता है ग्रुप डी का। अच्छा पेपर हम इसे कहेंगे, एवरेज पेपर कहेंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ना कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एक एवरेज पेपर है जो आने चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन। यदि आप हल्की फुल्की तैयारी भी करते हैं तो आप डेफिनेटली ऐसे पेपर को बड़े मजे से 90 to 95% बड़े आराम से आप कर सकते हैं इस पेपर को, ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे 17 अगस्त 2022 इवनिंग शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।